हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज जो हम सब्जेक्ट लेकर के आए हैं वो फ़िलासफ़ी का पार्ट 2 का 4 पेपर है। इसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में हम देखेंगे तो और समझेंगे टॉपिक को, इस प्रश्न के उत्तर को। तो देखते हैं पहले प्रश्न क्या है, जो पाश्चात्य दर्शन से संबंधित है। जो भी फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट हैं या फ़िलासफ़ी में जिसका भी इंटरेस्ट है वो कृपया मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अन्य क्लास के वीडियो भी मिलता रहे, ससमय मिलता रहे। तो चलते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। तो प्रश्न है, एक्सप्लेन आफ्टर ह्यूम द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। आइडिया का एसोसिएशन जो है ये ह्यूम का क्या विचार है, यानी को हिंदी में है, ह्यूम के अनुसार प्रत्ययों के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करिए। प्रत्यय जो आइडिया है, विचार है, कई विचारों के बीच में जो संबंध है उस संबंध का कहते हैं एसोसिएशन। तो ये क्या है ह्यूम के अनुसार, इसी की व्याख्या करना है, इसी को समझना है। तो प्रत्यय के बीच के संबंध को अभी बताना है, ये अर्थ है इसका। ह्यूम ने क्या इसका अर्थ कहा था, भाई दो व्यक्ति के बीच में जिस तरह से संबंध होता है, क्या उसी तरह से दो आइडियाज़, दो विचार के बीच में भी संबंध होता है क्या, इसको हम लोग जानेंगे। तो आंसर है इसका कि ह्यूम के अनुसार हमारा मन प्रत्ययों का भंडार है। ह्यूम का कहना है कि हमारे मन जो है ना, जो मन जो मस्तिष्क में है वो प्रत्ययों का भंडार है, यानी वो ऐसा स्टोरेज है जहाँ पर अनंत आइडिया है। आप ही विचार करिए कि आपके मन में कितने तरह के विचार आते होंगे, क्या उसका कोई लिमिटेशन है, क्या कोई उसका संख्या निश्चित है। कोई पूछे कि आपके पास कितना विचार है, कितना आइडिया आपके मन में आता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास 25 आइडिया है, 20 आइडिया है, कोई संख्या आप नहीं बता पाएंगे। यानी मन में कितना प्रत्यय होगा इसकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है, इसको अनंत कह सकते हैं। तो यही ह्यूम भी कह रहे हैं कि हमारा मन जो है वो प्रत्ययों का भंडार है, अनंत प्रत्ययों का भंडार है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। वहाँ पर मन में क्या होता है, प्रत्ययों का प्रवाह नियमित रूप से चलता रहता है। पर जिस तरह से नदी में पानी बहते रहता है नियमित रूप से, कंटिन्यूड पानी चलते रहता है। आप गंगा जी को या किसी नदी को देखेंगे तो पानी आपको लगेगा कितना दूर तक है, पानी बह रहा है। दूसरे दिन में देखेंगे तो फिर पानी बहता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि उतना ही पानी है, लेकिन क्या सच में आप जानते हैं कि क्या वही पानी है जो कल था? नहीं, वो हर क्षण बदल रहा है। तो जिस तरह से गंगा में पानी का प्रवाह वो नियमित रूप से चलते रहता है, उसी तरह से मन में आइडियाज़ जो हैं, वो प्रत्यय जो है वो नियमित रूप से चलते रहता है, हमेशा प्रवाहमान वो रहता है। नियमित रूप से इसका प्रवाह स्ट्रीम चलते रहता है, धारा चलते रहता है। एक के बाद दूसरा प्रत्यय आता है, एक प्रत्यय जैसे हटता है दूसरा प्रत्यय वहाँ पर जगह बना लेता है। आप अनुभव की बात करेंगे तो देखेंगे कि कोई व्यक्ति विचार शून्य नहीं होता है, वो अच्छा विचार या बुरा विचार हमेशा मन में रखता है। इसीलिए कहा गया है कि आप अच्छा विचार अगर मन में नहीं रखेंगे, आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, तो निश्चित है कि अच्छा विचार आपके मन से गायब हो गया तो वहाँ पर कोई अन्य विचार जो बुरा विचार हो सकता है वो जगह बना लेगा और फिर आप बुरे व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आप किसी की बुराई करेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, गलत सोचेंगे। तो दुष्ट जो होते हैं वो इस तरह से गलत विचार को प्रश्रय देते हैं, और संत जो होते हैं वो इन दुष्ट विचारों को बाहर रखते हैं, उसको आने ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन खाली ही नहीं रहता है अच्छे विचारों से। हम हमेशा अच्छे विचार का धारा बहाते रहते हैं ताकि बुरा विचार हमारे मन में प्रवेश ना कर सके। तो बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बात है, विषय है ये, इसको समझना है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इस अनवरत प्रवाह में कोई अवरोध नहीं होता, इसके प्रवाह में कोई ब्रेकर नहीं होता है।
कि प्रवाह आज रोक दिया, आज अब इस विचार के बाद कोई विचार अन्य विचार नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई बांध नहीं बना सकता। जिस तरह से नदी पर बांध बना दिया जाता है, मन पर बांध नहीं बांधा जा सकता। ये प्रत्यय आकस्मिक एवं असंबद्ध नहीं है। ये अब ये कह रहा है कि प्रत्यय के बीच में जो प्रवाह चल रहा है, तो कहा कि कहीं से अचानक नहीं आ जाता है कि यहाँ से आयात शुरू हो गया। ये कंटिन्यूड और असंबद्ध भी नहीं है कि एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है। वो बंधा बंधाया की तरह लगता है कि आ रहा है जा रहा है। इनमें यदि संबंध नहीं रहता तो ये अर्थहीन कहे जाते। अगर स्कैटर रूप में, चित्राय रूप में कभी कुछ विचार आ गया, कभी कुछ विचार आ गया, अगर इस तरह से होता, दो विचारों के बीच में कोई संबंध नहीं होता, तो फिर उन विचारों का कोई अर्थ नहीं होता। उसका हम जो रेफरेंस लेकर के विचार को अर्थ समझते हैं, उसका भाव समझते हैं, वो नहीं समझ पाते, वो नहीं कर पाते। परंतु ये तो ज्ञान के महत्वपूर्ण घटक हैं। हमको ज्ञान होगा, किसी को ज्ञान हो, इसके लिए प्रत्यय का होना आवश्यक है। ये उसका महत्वपूर्ण घटक है, एक अंग है, एक उसका पार्ट एंड पार्सल है। परंतु इसमें कहा गया कि इनमें साहचर्य स्वाभाविक है। दो प्रत्यय साथ साथ अगर चल रहे हैं, आ रहे हैं एक के बाद दूसरा, तो इनके साथ होने का जो संबंध है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। साहचर्य का मतलब साथ साथ रहना। यह अनुसंग नियम से संभव है, और ये साथ साथ रहने का, एक दूसरे के साथ संबंधित होने का, संबंध कायम करने का जो नियम है वो नियम कहलाता है अनुसंग नियम। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के द्वारा, साहचर्य के द्वारा वो एक साथ हो पाते हैं। परंतु ह्यूम के अनुसार ये नियम सार्वभौम एवं अनिवार्य नहीं है, लेकिन कहा गया कि साथ रहने का जो साहचर्य नियम है, अनुसंग जो नियम है, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि नित्य हमेशा रहने वाला है और सार्वभौम है और ये अनिवार्य रूप से यही होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक विचार के साथ दूसरा विचार जो एक बार आया, जरूरी नहीं कि वो हमेशा उस विचार के साथ ही रहेगा। जिस तरह से हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो हमारे बगल में जो पैसेंजर, बस में, ट्रेन में, जिसमें भी सफ़र कर रहे हों, तो बगल में जो पैसेंजर बैठा है, तो वो साहचर्य नियम को पालन करता है। अनुसंग नियम के कारण हम साथ में जाते हैं, हमको कोई अवरोध नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर फिर दोबारा हम कभी ट्रेन पर चढ़ें या उस सवारी का उपयोग करें, तो वही पैसेंजर हमारे बगल में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये यूनिवर्सल नियम नहीं है कि वही होगा, और ये नहीं है कि वो अनिवार्य रूप से होगा, और ये नित्य भी नहीं है कि वो हमेशा होगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, समझना है कि ये प्रत्यय का संबंध बस उस समय तक के लिए है। ये प्रत्यय एक के बाद एक आते रहते हैं। प्रत्यय जो है क्रम से, एक प्रत्यय गया दूसरा प्रत्यय आते रहेगा। इसलिए इनमें संबंध की कल्पना हम सहज ही कर लेते हैं। हमारा बुद्धि ऑटोमेटिकली इसको मान लेता है कि इसके बीच में कोई संबंध होगा, लेकिन वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। इनका संबंध अनिवार्य न होकर केवल, इसका संबंध अनिवार्य नहीं है, ये मस्ट होगा ऐसा बात नहीं कह सकते। तब क्या है ये? तो केवल स्वाभाविक है, अपेक्षा या अनंतरीय है। मतलब ये स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक है कि इसके साथ हो गया, बस इतना ही है। एक के बाद दूसरे का आना ये स्वभाव मात्र है। स्वाभाविक रूप से स्वभाव का वशीभूत होकर के एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय आ जाता है। इनमें एक बात और है, आत्यंतिक विरोध का त्याग। वो किसी का हमेशा के लिए विरोध नहीं करता है, और विरोध का मतलब हुआ कि उसका अपोजिट नहीं सोचना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अर्थात इसका हुआ अर्थ कि एक प्रत्यय दूसरे का विरोधी नहीं होता है। प्रत्यय का विरोधी नहीं होता है, वो साथ साथ चलता है, कभी है साथ कभी साथ नहीं है, लेकिन वो विरोध नहीं करता है।
प्रत्यय मूलतः जो होते हैं वो असंबद्ध होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इनमें मिलने के 3 आधार दिख पड़ते हैं कि दो प्रत्यय के बीच में एक दूसरे से लगता है कि लगाव है, कुछ स्वाभाविक लक्षण होगा, ये हम विचार कर लेते हैं। तो किस आधार पर? तो कहा गया कि ये एक जैसा लगते हैं, इसके 3 आधार हैं। एक संबंध होने का इसके बीच 3 कारण हो सकते हैं। वो 3 कारण क्या क्या है? तो पहला है सादृश्य। सादृश्य मतलब दिखना, सादृश्य मतलब एक जैसा दिखना। रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं। सिमिलर व्यक्ति में जैसे हम मान लेते हैं कि कोई संबंध होगा, जुड़वा होगा, उसी तरह से दो प्रत्यय के बीच में अगर साथ साथ है तो हो सकता है कि वहाँ पर सिमिलरिटी का रिलेशन बना हो, वो साथ साथ रहने वाला समरूप हो, समान रूप हो, ये हो सकता है। रिजेम्बलेंस सेम हो, दिखने में एक जैसा लगे। दूसरा कारण है देशिक या कालिक सामीप्य। देश काल की परिस्थिति के अनुसार, जैसे ट्रेन में बताए, परिस्थिति के अनुसार हम सामीप्य हो गए, साथ हो गए, नज़दीक हो गए। वो देश यानी स्पेस जो है, जगह के बारे के रूप में हम कहीं एक जगह हो गए, या टाइम के अनुसार जो है हम एक जगह हो गए। तो कंटिन्यूटी इन स्पेस और टाइम ये हो सकता है, स्पेस के कारण या टाइम के अनुसार हम एक साथ हो गए। उसी तरह से दो विचार इसके कारण एक साथ हो जा सकते हैं। और तीसरा कारण जो कहा गया वो कहा गया कि कारणता संबंध। कारण कार्य का जो संबंध है जिसको कारणता संबंध कहते हैं, इसके कारण ये हो सकता है कि एक प्रत्यय कारण के रूप में हो और एक प्रत्यय कार्य के रूप में हो। तो एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय होगा, ये निश्चित हो जाता है। तो ये इस तरह से रिलेशन ऑफ काउज एंड इफेक्ट ये आधार हो सकता है। इसलिए प्रत्ययों में इन्हीं 3 के आधार पर 3 संबंध पाए जाते हैं। कोई भी 2 प्रत्यय हो तो उसके बीच में 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। 3 में से कोई एक होगा तो वो सादृश्य संबंध होगा, एसोसिएशन ऑफ रिजेम्बलेंस और एसोसिएशन ऑफ सिमिलरिटी ये कह सकते हैं। दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा संबंध कालिक या देशिक साहचर्य संबंध। काल या देश के हिसाब से साहचर्य संबंध हो, यानी एसोसिएशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टाइम और स्पेस, ये दूसरा संबंध हुआ। और तीसरा संबंध होगा कार्य कारण संबंध, जिसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ काउजेलिटी अथवा एसोसिएशन ऑफ काउजेशन। तो ये 3 संबंध हो सकते हैं। 2 वस्तुएं यदि समान हो तो एक का प्रत्यय होने पर दूसरे का भी प्रत्यय उपस्थित हो जाता है। किसी वस्तु का चित्र स्वभावतः मूल वस्तु की ओर सोचने के लिए बाध्य करता है। एक वस्तु अगर आप सोचते हैं, देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये किससे बना है, कहाँ से, कौन बनाया है, यानी उसका मूल जो होगा उसके बारे में स्वाभाविक रूप से हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इन सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सोच ही लेते हैं। तो देशिक कालिक संबंध के अनुसार 2 घटनाओं में यदि एक घटना दूसरी घटना के बाद एक ही स्थान अथवा एक ही काल में घटित हो तो उनमें देशिक या कालिक साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है। अगर कोई घटना, एक घटना हुआ उसके साथ दूसरा घटना हो गया, जगह के हिसाब से एक जगह ऐसा होता है तो ये देशिक साहचर्य संबंध हुआ। एक ही समय में अगर 2 घटनाएं घटती है तो वो समय के हिसाब से वो उसका संबंध हो गया, कालिक संबंध हो गया। तो देशिक और कालिक संबंध इस तरह से एक साथ होने का स्पेस एंड टाइम के कारण संबंध होता है। अब ऐसी स्थिति में एक का प्रत्यय उपस्थित होने के कारण वहाँ पर दूसरा प्रत्यय स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाता है। कारणता संबंध क्या कहता है? कारणता संबंध क्या कहता है कि एक अगर कारण है तो उसके कारण जो दूसरा उसका रिजल्ट होगा, उसका फल होगा, वो भी उपलब्ध होगा। यानी एक प्रत्यय के उपस्थित होने पर दूसरा प्रत्यय जरूर उपस्थित हो जाएगा। उदाहरण है कि आग और गर्मी। आग और गर्मी के उपस्थित होने पर इसमें जो है
एक अगर है आग तो गर्मी वहाँ पर होगा, ये निश्चित हो जाता है। कारणता नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नियम है कि कारणता नियम। साइंस पूरा इसी पर निर्भर करता है। पूरा विज्ञान का जितना रिसर्च है सब कुछ कारणता सिद्धांत पर ही काम करता है। उदाहरण यहाँ पर आग और ताप का लिया गया, लेकिन हर जगह इसका उदाहरण मिलता है। कारणता नियम महत्वपूर्ण होने के कारण आधार इसका साइंस है, इसलिए इसे सार्वभौम नियम कहा गया है। क्योंकि यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी में और साइंस में भी इसी को आधार बनाकर पढ़ा गया, यानी ये सार्वभौम नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। उपरोक्त तीनों नियम जो हैं इसके आधार पर प्रत्ययों में संबंध स्थापित होता रहता है, संबंध बनता रहता है। भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटी का जो लॉ होता है, जिस तरह से फिजिक्स में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से वही प्रत्ययों के संसार में अनुसंग नियमों का उतना ही महत्व है। अनुसंग नियम में, साहचर्य नियम में ये तीनों नियम आता है। ह्यूम स्वीकार करते हैं कि निश्चयात्मक रूप से यह नहीं सिद्ध किया जा सकता, निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है इसको कि इन तीन नियमों के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं है। ये तीन नियम यहाँ पर मुख्य रूप से माने गए हैं और तीन नियम आधार के रूप में है, लेकिन निश्चित रूप से ये कभी नहीं कहा जा सकता कि इसके अलावे और कोई नियम नहीं है या और कोई नियम नहीं हो सकता। यानी संभावनाएं अनंत है, और भी कोई नियम हो सकता है, खोजा जा सकता है। इन नियम के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर आगे है कि ह्यूम जो है उपयुक्त साहचर्य नियमों की स्थापना कैसे करते हैं। तो आप सुने होंगे आगमनात्मक और निगमनात्मक, आगमन और निगमन। तो आगमनात्मक सामान्यीकरण के द्वारा इन नियमों का वो स्थापना करते हैं, इंडक्टिव जनरलाइजेशन के द्वारा वो इसकी स्थापना करते हैं। यही आधार है। इसमें क्या है, आगमनात्मक में क्या होता है कि पहले उदाहरण देखा जाता है, कई उदाहरण को टेस्ट किया जाता है और सभी उदाहरणों के आधार पर कुछ उससे रिजल्ट निकाला जाता है। अगर एक ही घटना के बाद एक रिजल्ट एक जैसा होने लगता है तो फिर ये नियम मान लिया जाता है कि ऐसा ऐसा होने पर ये होता है। तो इसी को आगमनात्मक सिद्धांत कहते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्टिव लॉ में यही किया जाता है। तो ये भी क्या किए ह्यूम कि आगमनात्मक विधि से इसको साहचर्य नियम को स्थापित करते हैं। वे इन्हें किसी सिद्धांत से निगमित नहीं करते हैं, वो किसी सिद्धांत को आधार बना करके इसका निगमन नहीं करते हैं, वो आगमन करते हैं, नया सिद्धांत बनाते हैं। उनके संगठनों की अनुभूति के आधार पर आगमनात्मक विधि द्वारा उन्हें स्थापित करने की बात कहते हैं कि इसको हम स्थापित करेंगे, नया नियम बनाएंगे। जितनी ही अधिक बार प्रत्ययों के संगठनों की परीक्षा की जाएगी, यानी जो नियम इन्होंने सोचा और वो उसके लिए प्रैक्टिकल किया, तो जितना बार प्रैक्टिकल करेगा उतना ज़्यादा ये सही माना जाएगा। वही कहा गया है कि जितनी ही अधिक बार प्रत्ययों के संगठनों की परीक्षा की जाएगी उतना ही हमारा सामान्यीकरण, यदि अगर वो सत्य होगा तो सबल होगा। आप भी देखते होंगे अभी जितने भी रिसर्च होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि 1000 व्यक्तियों पर इसको किया गया, फिर कोई अगर कहा दे कि हम 10,000 व्यक्तियों पर किए हैं और ये फाइंडिंग हुआ, तो 1000 वाला सही माना जाएगा कि 10,000 वाला व्यक्ति पर जो रिसर्च हुआ वो सही माना जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा संख्या पर जो रिसर्च हुआ है और उससे जो फाइंडिंग हुआ, उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, वो ज़्यादा विश्वसनीय माना जाएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि आगमनात्मक सिद्धांत में संख्या भेद भी मुख्य होता है। कितना लोगों पर प्रैक्टिकल आपने, कितना लोगों पर प्रयोग आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर किया है, उससे आप सत्य प्रमाण जो मिलता है, रिजल्ट जो मिलता है, उसके नज़दीक चले जाते हैं।
और जितना कम लोगों पर आप रिसर्च करेंगे उतना ही उसमें एरर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, गलतियां होने का चांस रहता है। उपर्युक्त तीनों नियम तार्किक न होकर आनुभविक नियम कहे जा सकते हैं। अब ये 3 नियम जो है ये तार्किक नियम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये अनुभव से, प्रयोग से सिद्ध हुआ है, इसलिए इसको आनुभविक नियम कहे जा सकते हैं। क्योंकि इसको सिर्फ अनुभूति किया जा सकता है, अनुभव में जाना जा सकता है। इसका प्रमाण के रूप में जिस तरह से साइंस में प्रयोग किया जाता है उस तरह से इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। यही यहाँ पर समझाने के प्रयास हुआ है कि इसको अनुभविक नियम कहे जा सकते हैं। अनुभविक होने के कारण इनके अनिवार्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अनुभव में जो बात पता चला है हो सकता है कि कल अनुभव वाला बात झूठा निकल जाए, कुछ उसमें कमी हो जाए। ये अनिवार्य नहीं होता है। यह सत्य है कि प्रत्ययों में उपर्युक्त तीनों नियमों में से किसी एक के अनुसार एक का विचार दूसरे विचार को इंगित करता है। यानी 2 नियम अगर साथ में सहचर्य का हो तो एक नियम से दूसरे नियम का, दूसरे विचार का इंगित होता है, वहाँ से सूचना मिलता है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है। परंतु यदि ऐसा न भी हो, अगर ऐसा नहीं भी होता हो तो भी कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ये तार्किक दोष नहीं होता है। तर्क पर आधारित होने के कारण तार्किक दोष होता है। तर्क पर आधारित ये है ही नहीं तो तार्किक दोष कैसे होगा। यानी यहाँ पर जो कहा गया है वो अनुभव से कहा गया है। अगर हम कहते हैं कि हम रोज़ देखते हैं सूर्य पूर्व की ओर होता है तो ये हमारा अनुभव है, लेकिन पश्चिम की ओर भी हो सकता है। ऐसा कि कोई कहता है कि हमने पश्चिम की ओर देखा तो ये गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो चेंज हो गया हो सकता है कि अनुभव की बात है, ये हम किसी को गलत नहीं कह सकते, यहाँ कोई दोष नहीं होता है। उपयुक्त तीनों संबंध जो है सादृश्य, सामीप्य और कारणता संबंध। सादृश्य एक समान दिखने का, सामीप्य नज़दीक होने का, और कारणता संबंध जो है वो कारण और कार्य के यानी फल के संबंध का जो यहाँ 3 संबंध है, इसको ह्यूम प्राकृतिक संबंध मानते हैं कि ये प्राकृतिक संबंध है, ये नेचुरल संबंध है। इसको आर्टिफिशियल नहीं मानते हैं, इसको बनाया नहीं गया, ये संबंध स्वाभाविक रूप से होता है। इनके चलते एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय के साथ सहज रूप से आ जाता है, साथ हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसके साथ ये नियम लागू हो जाता है। कभी कभी 2 प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें प्राकृतिक संबंध नहीं रहता, कोई संबंध नहीं है, उनमें कोई अन्य संबंध रहते हैं, कोई दूसरा संबंध वहाँ पर स्थापित हुआ रहता है। ह्यूम उन्हें दार्शनिक संबंध कहते हैं। कह रहे हैं कि 3 प्रकार के संबंध तो जो हुए ये प्राकृतिक संबंध हैं, लेकिन इसके अलावे भी और संबंध हो सकते हैं जिसको हम दार्शनिक संबंध कहते हैं। वो क्या क्या है, तो वो पहला है सादृश्य का संबंध, रिजेम्बलेंस। दूसरा है तदात्म का संबंध, आइडेंटिटी का। तीसरा है देश और काल का संबंध, स्पेस एंड टाइम। और चौथा है मात्रा या संख्या का नियम, डिग्री इन क्वांटिटी, कितना मात्रा में है। और गुण की मात्रा का संबंध, यानी डिग्री इन क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर है। और विरोधता का नियम, यानी कॉन्ट्रेरिटी का, यानी कंट्राडिक्शन वाला नियम। और 7वां है कार्य कारण भाव, यानी काउज एंड इफेक्ट का नियम। तो ये संबंध अलग अलग हो सकता है उन 3 संबंधों के अलावे, लेकिन इन 7 संबंधों में वो तीनों नियम जो है वो भी इसमें शामिल है। तब कहा गया कि उपयुक्त संबंधों में तीनों प्राकृतिक संबंध भी विद्यमान है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक और दार्शनिक संबंधों में अंतर लाना कठिन हो जाता है कि दार्शनिक संबंध फिर अलग कैसे है प्राकृतिक संबंध से। दार्शनिक संबंध में तो प्राकृतिक संबंध भी आ रहा है, तो वो उसका अलग से कैसे पहचान होगा। ह्यूम दार्शनिक संबंधों को वस्तुओं का संबंध भी मानते हैं। ह्यूम कहते हैं कि दार्शनिक संबंध जो है ये वस्तुओं का संबंध है, प्रत्यय और वस्तुओं में अंतर है।
वो 3 नियम जो है वो प्रत्ययों का नियम है, और ये 7 नियम जो है ये वस्तुओं का नियम है। वस्तुओं से संबंधित अगर विचार किया जाए साथ रहने का, तो ये 7 नियम में से कोई लागू होगा। और प्राकृतिक रूप से प्रत्ययों का अगर संबंध के बारे में बात होगा तो वो 3 नियम, मात्र 3 नियम ही लागू होगा। ह्यूम दार्शनिक संबंधों को वस्तुओं का संबंध भी मानते हैं। प्रत्यय और वस्तुओं में अंतर होता है, इसलिए प्रत्ययों के पारस्परिक संबंधों के नियम वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों के नियम से भिन्न माना जाता है, अलग अलग होता है। इस संबंध में ह्यूम कोई स्पष्ट विचार नहीं करते हैं कि अलग है तो वो कैसे है। बैसन कहते हैं कि ह्यूम दार्शनिक संबंधों को प्राकृतिक संबंधों की अपेक्षा अधिक व्यापक मानते हैं। दार्शनिक संबंध ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा वैरायटी का भी होता है, ज़्यादा अंदर तक गहराई तक सोचता है। प्राकृतिक संबंध जो है वो संबंध से ह्यूम उपयुक्त तीनों संबंधों को समझते हैं। हमने देखा कि प्राकृतिक संबंध वो 3 प्रकार का संबंध है, और उन अन्य संबंधों को भी समझते हैं जो प्रत्ययों के साहचर्य उत्पन्न करने में समर्थ है। यानी प्रत्यय के कारण जो संबंध बनते हैं उनको वो स्वीकार करते हैं, वो 3 संबंध मानते हैं। दार्शनिक संबंधों से ह्यूम के अनुसार उन सभी संबंधों का बोध होता है जो वस्तुओं के बीच पाए जाते हैं। ये बैसन भी इसी को समझाते हैं कि ह्यूम का कहना क्या है, ह्यूम के कहने का क्या अर्थ है। वस्तुओं के बीच का संबंध वो दार्शनिक संबंध हो गया, और प्रत्ययों के बीच का संबंध वो हो गया प्राकृतिक संबंध। दार्शनिक संबंध से ह्यूम के अनुसार उन सभी वस्तुओं का बोध होता है जो वस्तुओं के बीच पाए जाते हैं, और इनके लिए प्रत्ययों का साहचर्य जो है उत्पन्न करना कोई आवश्यक नहीं है। ये ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वस्तुओं के बीच का संबंध जो है वो तार्किक होता होगा, लेकिन वो प्रत्ययों का साहचर्य उत्पन्न कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस पर निर्भर करता है। ह्यूम का संबंध जो है सिद्धांत जो है यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह तर्कसंगत नहीं है। साहचर्य नियमों का और प्राकृतिक तथा दार्शनिक नियमों के उल्लेख का सारा प्रकरण जो है उनके वर्णन का अत्यंत दुर्बल अंश है। वो इसको अच्छी तरह से समझा नहीं पाए, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। साहचर्य नियमों के सिद्धांत के प्रति ह्यूम का उत्साह जो है धीरे धीरे वो कम होता गया, और फिर दार्शनिक संबंधों पर ही वो वस्तुओं के बीच जो संबंध है उसी पर वो फिर ज़्यादा गहन अध्ययन करने लगे। तो ये था ह्यूम के विचार जो प्रत्ययों के पारस्परिक संबंध से संबंधित था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ह्यूम के कारणता सिद्धांत की व्याख्या। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद। आप सब खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।